हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे दो बैलों की कथा कहानी के ऊपर। दो बैलों की कथा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है। इसकी विधा कहानी है। यह कहानी अपरोक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। लेखक ने इस कहानी के द्वारा यह दिखाने की कोशिश की है कि हमें आज़ादी के लिए बार बार अनेक अनेक प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी में लेखक ने हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग किया है। आइए विश्लेषण पर चर्चा करते हैं दो बैलों की कथा कहानी के ऊपर। मुंशी प्रेमचंद इस कहानी की शुरुआत करते हुए कहते हैं, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी की मूर्खता की बात करते हैं तो उसके लिए गधे शब्द का प्रयोग करते हैं। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का मतलब विशिष्ट दर्जे का, उच्च कोटि का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन ने उसकी निरापद सहिष्णुता का मतलब सुरक्षित सीधापन, ऐसा सीधापन जिसको किसी भी प्रकार से किसी खतरे का कोई अंदेशा नहीं है, जो अपने सीधेपन को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता है। निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। उसकी सुरक्षित सीधेपन ने उसे गधे की पदवी दे दी है, उपाधि दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। गरीब का मतलब यहाँ बेचारे से है कि मालिक जब उसे खाने के लिए दे तो वो खाने के लिए पाए, नहीं तो वह दरवाजे पर बैठा या खड़ा अपनी पूंछ हिलाता रहे, इसलिए वह गरीब जानवर है। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसा भी खराब सड़ी गली घास दे दो, लेकिन वह कभी भी असंतोष नहीं व्यक्त करता। और गधे के बारे में यह भी कहा गया है कि वह बैसाख नंदन है। कहते गधे को बैसाख नंदन संस्कृत में कहते हैं। एकाध बार बैसाख के महीने में वह कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर विषाद का मतलब होता है उदासी, अस्थायी रूप से विषाद का भाव अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। यह ऋषियों का गुण है। सुख दुखो समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जो सुख दुख जय पराजय लाभ हानि में सदा समान रहते हैं उन्हें ऋषि कहा गया है। तो गधे में ये ऋषियों वाले गुण पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया। मुंशी प्रेमचंद गधे जैसे व्यक्तित्व वाले लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कदाचित से तात्पर्य है शायद ये सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, भारतवासियों को अफ्रीका महाद्वीप का हवाला देते हुए कहते हैं कि भारतीयों की दुर्दशा अफ्रीका में कैसी हो रही है, वो देखिए, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। ये बेचारे शरीफ होते हैं, कुस्मे में पैसे बचा करके रखते हैं, शराब नहीं पीते हैं, इनमें ऐसी कोई बुराई नहीं है, फिर भी इन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जाता। क्या कारण है? कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करने वाले हैं। ये भारतीय ईंट का जवाब पत्थर से देना जान जाते तो शायद वे भी सभ्य जातियों में आदृत होते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है। लेखक बैल की बात करता है, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में। बछिया का ताऊ, बैल के लिए बछिया का ताऊ शब्द का भी वाक्यांश का भी प्रयोग किया जाता है। बछिया का ताऊ बैल को कहा जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे।
मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। बैल जिद्दी भी होता है, अड़ियल भी होता है। वह कभी गुस्से में भी आ जाता है और कई कई ढंग से अपने असंतोष को व्यक्त करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। हीरा और मोती दोनों के स्वभाव में भी अंतर है। हीरा कुछ समझदार है, सूझबूझ से काम लेता है। मोती को बार बार गलत न करने के लिए समझाता है। मोती उग्र किस्म का, गुस्सैल किस्म का बैल है, अड़ियल जिद्दी किस्म का बैल है। लेकिन दोनों आपस में मित्र हैं। दोनों झूरी काची के यहाँ रहते हैं, उसका काम करते हैं। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस। चौकस का मतलब सतर्क, रील में ऊंचे मतलब ऊंची कदकाठी, शरीर से मजबूत। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने आसपास बैठते हुए एक दूसरे की मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय से तात्पर्य है विचारों का आदान और प्रदान। एक दूसरे के मन की बात को वो समझ लेते थे। निश्चित रूप से इनमें, लेखक कहता है कि निश्चित रूप से इनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी कि जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी इस शक्ति से वंचित है। उसे भी यह शक्ति प्राप्त नहीं है जो शक्ति, जो समझ इन्हें प्राप्त थी, जो मूक भाषा में एक दूसरे की मन की बात को समझ लेते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। वे इनकी प्रेमा विभक्ति का एक माध्यम था और दोनों आपस में सिंग मिला करके खेलते रहते थे। यह किसी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, यह विग्रह के नाते से। विग्रह का मतलब होता है द्वंद्व, विग्रह का मतलब होता है अलगाव। विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, केवल आनंद के भाव से वे एक दूसरे से आपस में सिंग मिलाया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की पीठ पर जोर से चपात मारता है, गले मिलता है, तो ये दोस्तों में चलता है। इससे मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि इसके माध्यम से मित्रता और घनिष्ठ होती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी लगती है। फुसफुसी का मतलब है कमजोर, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल और गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त दोनों की एक चेष्टा यही होती थी कि ज़्यादा वजन उनके कंधों पर पड़े। दोनों एक दूसरे ये आपस में कोशिश करते रहते थे कि ज़्यादा भार हमारे ही कंधों पर पड़े, मित्र के कंधे पर उतना भार न पड़े। हीरा मोती दोनों की ये कोशिश रहती थी। दिन भर के बाद दोपहर को संध्या दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ खाते, साथ बैठते। ये मतलब इनकी ये सारी क्रियाएं एक साथ होती थी। ये इनकी मित्रता को और अधिक पुष्ट करती थी। एक मुंह हटा लेता नाद से तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, छुरी को एक बार गोई का मतलब होता है बैलों की जोड़ी, को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, बैलों की कितनी समझ, बैल कितना समझ सकते थे। और बैल जहाँ तक समझ सकते थे उन्होंने समझे कि मालिक ने हमें भेज दिया। बैलों को लगा कि मालिक ने उन्हें भेज दिया। अपना यूं बेचा जाना, उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वे भेज दिए गए हैं। अपना यूं बेचा जाना अच्छा उन्हें नहीं लगा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया। मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ा उन बैलों को अपने घर तक ले जाने के लिए। झूरी के साले का नाम गया था। झूरी ने अपने इन दोनों बैलों को गया के पास खेत का काम करने के लिए भेज दिया था। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, तो जबरदस्ती उसे खींच करके वो अपने घर तक ले गया। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने वाणी दी होती तो वो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो।
हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी है। कसर का मतलब होता है कमी। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वो अपने मालिक से पूछते कि हमने तुम्हारी सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी, फिर तुम हमें क्यों बेच रहे हो। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम करा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी का मतलब एक प्रकार की गुलामी होती है। मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। कैसा भी खाना तुमने दिया हमने खा लिया। कभी हमने शिकायत नहीं की कि खाना अच्छा था या बुरा था, चारा अच्छा था या बुरा था। तुमने जो कुछ भी खिलाया सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। जालिम का मतलब होता है जुल्म करने वाला, अत्याचार करने वाला। किसी के साथ अत्यंत ही बुरा बर्ताव करने वाला व्यक्ति उसे जालिम कहते हैं। जुल्म करने वाले व्यक्ति को जालिम कहते हैं। जालिम शब्द का प्रयोग यहाँ पर गया के लिए किया गया है। ये बैल कहते हैं कि हमें जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी अपना मुंह न डाला, क्योंकि वे गुस्से में थे, आक्रोश में थे। उन्होंने अपना मुंह नाद में न डाला, कुछ भी नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, दिल उदास था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। ये नया परिवेश, ये नया वातावरण, नया घर, नया परिवार, नए लोग, नई परिस्थितियां, ये सारा उनके लिए अजनबी सा लग रहा था। सब कुछ उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस नए वातावरण में वो अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे। वे उदास थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, विचार विमर्श किया। मौन की भाषा में, इशारे की भाषा में एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछी आंखों से देखा, सांकेतिक भाषा में वार्तालाप किया और लेट गए। फिर चैन से लेट गए। उन्होंने जैसे कोई योजना बना ली। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए। पगहे का मतलब गले के, बैलों के गले में पड़ी हुई वह रस्सी जिसके द्वारा वह खूंटे में बांधे जाते हैं, और घर की तरफ चले। रस्सी को एक झटके में तोड़ाया और घर की ओर निकल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। किसी भी प्रकार से उन्हें इन गुलामी से मुक्त होना था। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत से रस्सी को एक झटका दिया और रस्सी टूट गई। एक झटके में ही रस्सियां टूट गई और वे वहां से चलते बने। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी का मतलब होता है बैलों का वह स्थान जहां वो बांधे जाते हैं, जहां उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, उसे चरनी कहते हैं। चरनी पर खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गले में वह टूटी हुई रस्सी लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह है। दोनों की आंखों में स्नेह भी है अपने मालिक के प्रति, और दूसरा विद्रोह भी है उसके प्रति, उस जालिम के प्रति जिसके यहाँ वे गए थे, उसके प्रति विद्रोह भी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि झूरी के प्रति विद्रोह भी है और उसके प्रति स्नेह भी है। विद्रोह इस बात के लिए कि झूरी ने उन्हें बेच दिया। क्यों बेच दिया? स्नेह इस बात के लिए कि वह उनका मालिक है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। बड़ी ही संवेदना भरी हुई थी इस दृश्य में। बड़ा ही प्यार था इस वातावरण में। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। घर गांव के लड़के सुबह आ गए खेलते हुए। उन्होंने उन बैलों को देखा तो तालियां बजाने लगे। लेखक आगे कहते हैं,
कि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होते हुए भी महत्वपूर्ण थी। यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी। अभूतपूर्व का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना पहले नहीं हुई थी, पहले भी ऐसी घटना हो चुकी थी, ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यह घटना महत्वपूर्ण थी। बाल सखा ने निश्चय किया, बच्चों के मित्रों के दो समूह ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, इनका स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। ये बच्चे अपने अपने घरों से लेकर के आए उन बैलों के स्वागत में, हीरा मोती के स्वागत में। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से तो दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है ये उस जन्म के आदमी हैं। बच्चे अपने अपने विचार से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। तीसरे ने जो कहा कि बैल नहीं या उस जन्म के आदमी हैं, इस बात का प्रतिवाद का मतलब होता है विरोध करने का, किसी को साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है। नमक हराम का मतलब जो मालिक का वफादार न हो, जो मालिक का वफादार न हो, नमक हराम। जो मालिक के नमक की पालना न करे उसे नमक हराम कहते हैं। मालकिन बोलती है कि कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप का मतलब होता है आरोप, किसी पर इल्जाम लगाना, न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? खाने को ठीक ढंग से न दिया होगा तो ये क्या करते? जूरी ने पत्नी का विरोध करते हुए कहा, पत्नी की बातों का प्रतिकार करते हुए कहा। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला करके रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागी इसलिए कि लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को संभालते नहीं। वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। वे बैलों से काम लेते हैं, उनसे मेहनत कराते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले होंगे। अब देखो यहाँ इन्हें खली चोकर भूसा कौन देता है? भूसों के सिवा, सूखे भूसे के सिवाय इन्हें कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। और उनके साथ वैसा ही बर्ताव हुआ जैसा मालकिन ने कहा। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। ताकीद का मतलब निगरानी पर लगा दिया गया एक मजदूर को कि बैलों को खली भूसा दिया जाए, कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। मजदूर लगा दिया निगरानी पर मालकिन ने कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए, सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, क्योंकि भूसे के साथ चूनी, चोकर, खली कुछ भी नहीं था, कोई चिकनाई नहीं थी, न कोई उसमें रस था, न कोई स्वाद था। तो ये बैल खाएं तो कैसे खाएं? आशा भरी आंखों से बैलों ने द्वार की तरफ देखा। द्वार की तरफ वो आशा भरी आंखों से देखते हैं, निगाहों से देखते हैं, शायद हमारे लिए कोई कुछ खाने के लिए लेकर के आता होगा। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो जूरी कहता है, चुरा कर डाला, चुपके से डाला, मालकिन को खबर भी नहीं होगी। देख बैल किस आशा भरी निगाहों से दरवाजे की ओर देख रहे हैं। तो नौकर कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सीखोगे कि अगर मैं पकड़ में आ जाऊंगा उन्हें खली देते हुए, चोकर देते हुए,
तो तुम भी मेरी वकालत नहीं करोगे, तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। दूसरे दिन वह फिर आया। कौन? गया, झूरी का साला। फिर वह बैलों को ले गया। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। गाड़ी का मतलब बैलगाड़ी। गाड़ी में जोता। जोतने का मतलब होता है जोड़ देना भी। जोतने का मतलब जोड़ देने से भी होता है। हल में जोत देना, गाड़ी में जोत देना, मतलब जोड़ देने से है। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क पर खाई में गिराना चाहा। मोती को मैंने पहले ही बता दिया कि यह उग्र किस्म का बैल है। यह गुस्सैल स्वभाव का बैल है, जिद्दी है, अड़ियल है। पर हीरा ने संभाल लिया। हीरा ने उसे समझाया। वह ज़्यादा सहनशील था। लेखक हीरा के स्वभाव को लिखते हुए कहता है कि वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। मोटी रस्सियों में, पहले जैसी रस्सी में वो बांधे गए थे, इस बार रस्सी और मोटी थी और कल की शरारत का मजा चखाया। मजा चखाया का मतलब हो सकता है कि रस्सी से बांधने के बाद उन्हें डंडों से पिटाई भी की हो, मारा भी हो। मजा चखाया का मतलब यही हो सकता है। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया गया जैसा पहले डाला गया था। पहले अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। अपने दोनों बैलों को खली चूनी दिया और इन बैलों को सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। अपमान का मतलब उसी जगह पर अपने बैलों को वह अच्छा खाना दे रहा है और इन्हें सूखा भूसा डाला जा रहा है। यह बैलों को अपना अपमान दिखाई दिया। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। मतलब झूरी उन्हें इतना प्यार करता था कि वह उसे फूल की छड़ी से भी न छूता था। फूल की छड़ी से भी न छूने का मतलब अत्यधिक प्यार करना। उसकी टिकार पर दोनों उड़ने लगते थे। वह जरा सा उन्हें हाँकता था, जरा सा इशारे करता था चलने के लिए, तो वह तेज गति से भागने लगते थे जैसे वो उड़ रहे हों। यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर मिला सूखा भूसा। यहां पर उन्हें मार भी पड़ी। जिन बैलों को झूरी फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, वे बैल यहां पीटे गए। उनका सम्मान आहत हुआ। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर भी मिला सूखा भूसा। उस पर भी खाने के लिए सूखा भूसा मिला। नाद की तरफ आंख तक न उठाई। उन बैलों ने नाद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने पांव न उठाया। एक बार उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। उस निर्दयी का ने मतलब गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए। मोती का गुस्सा उसके बस के बाहर हो गया, उसके नियंत्रण के बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ। जुआ का मतलब जो बैलों के कंधे पर लकड़ी का बना हुआ एक विशेष प्रकार का रखा जाता है, उसे जुआ कहते हैं। जोत का मतलब जुए और हल को जिस रस्सी से जोड़ा जाता है उसे जोत कहते हैं। सब कुछ टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सी, गले में यदि बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मोक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। नाक पर इतनी तेज डंडों से प्रहार कर रहा था। अब की बार मार पड़ेगी।
अब की बार मार पड़ेगी, पढ़ने दो। मोती कहता है कि अब की बार मार पड़ेगी, तो हीरा कहता है कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। गया भी है, गया के साथ साथ उसके दो आदमी भी हैं, उसके नौकर चाकर भी हैं जो खेतों पर काम करते हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती ने कहा, यदि उसने मुझे मारा कि तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा ने समझाया, नहीं, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, हम उन्हें नहीं मारेंगे। मोती दिल में ऐंठ करके रह गया, अपने गुस्से को पी करके रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती भी गुस्से में था इस वक्त। यदि उसने जरा सी भी पिटाई की होती तो शायद वह पलट पड़ता, शायद वह गुस्से में उनके ऊपर आक्रमण कर देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, इस समय टाल जाना ही गनीमत है, सुरक्षा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में दे करके चली गई। सूखा भूसा डाल दिया गया था, लेकिन यह लड़की जो भैरों की थी, जिसकी माँ मर गई थी, सौतेली माँ थी, इसके साथ घर में अपने परिवार में सौतेला बर्ताव किया जाता था। बच्चों में ये बैलों की दीनहीन दशा को देख करके इस बच्ची को बैलों पर दया आई और वह दो रोटियां लेकर के बैलों के लिए पहुंची और उसके मुंह में डाल दिया। एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस पूरे घर परिवार में कोई तो है जो इन्हें प्यार करता है, जिसके हृदय में इन बैलों के प्रति गहरी संवेदना है, एक गहरा प्यार है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। इन बैलों में उसे अपना दर्द दिखाई दिया। इन बैलों के साथ भी वैसा ही सौतेला बर्ताव किया जा रहा था जैसा सौतेला बर्ताव इस बालिका के साथ इस घर में हुआ करता था। इसलिए इस लड़की को इन बैलों पर दया आ गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान का मतलब स्थान से है जहाँ ये बैल बांधे जाते थे, और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। वो बालिका रात को दो रोटियां खिला जाती। कुछ दिन ऐसे ही बीते। प्रेम की इस प्रसाद का मतलब होता है कृपा, प्रेम की कृपा। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी। बरकत का मतलब होता है बढ़ोतरी, वृद्धि। थी कि दोनों दो दो गाल भूसा सूखा खाकर भी दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन दोनों की आंखों में विद्रोह था, विरोध था, विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मोक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता, इंतहा हो गई सहन की, बर्दाश्त की सीमा का अतिक्रमण हो गया, सहनशीलता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा ने कहा कि क्या करना चाहते हो? एकांत को सींगों से उठा करके फेंक दूंगा, मोती ने कहा। फिर हीरा ने कहा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है।
जिसको तुम फेंकने की बात कह रहे हो, जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? उसका बाप मर जाएगा तो वह अनाथ न हो जाएगी? तुम किसे सींगों पर फेंकने की बात करते हो? तो मालकिन को ही न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। फिर वह हीरा कहता है कि मालकिन को न फेंक दूं, जो इसके साथ सौतेला बर्ताव करती है, जो इसे मारती है, पीटती है। फिर हीरा उसे समझाता है, लेकिन नहीं, औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? औरत जात पर अत्याचार करना मना है, सिंग चलाना मना है, यह तुम भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। मोती कहता है, तुम तो किसी उपाय से निकलने ही नहीं देते। तुम तो केवल उलझाओ उलझाओ की बात करते हो, तुम तो किसी भी सुलझाओ की बात नहीं करते हो। तुम तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं देते हो। मैं कोई भी विचार देता हूँ और तुम उस विचार को तुरंत ही काट देते हो, हमारा विरोध करते हो। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा कहता है, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? मोती कहता है, इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में चली जाएगी, टूट जाएगी। रात को वह बालिका रोटियां खिलाकर इसके चली गई। दोनों रस्सियां चबाने लगे, दोनों अपनी योजना को क्रिया का रूप देने लगे, क्रियान्वित करने लगे। दोनों अपनी योजना के अनुसार काम करने लगे, रस्सियों को चबाने लगे। पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, लेकिन रस्सी इतनी मोटी थी कि वह मुंह में समाती ही नहीं थी। बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। ईश्वर की कृपा से वह लड़की निकली। दोनों सिर झुका करके उसका हाथ चाटने लगे, जैसे दोनों मूक भाषा में, इशारे की भाषा में या प्रेम की भाषा में उस बालिका से कुछ कह रहे हों। वह उसका हाथ चाटने लगी। दोनों की मूछें खड़ी हो गई। उसने उनके मांस सहलाए और बोली। उस बालिका ने उन बैलों के मांस सहलाए और बोली। उनसे कहा बालिका ने, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ का मतलब एक प्रकार की रस्सी नाकों में डाल दी जाती है। बैलों की नाकों को छेदा जाता है और उन्हें रस्सी डाल दी जाती है। यह बैलों को काबू में करने के लिए किया जाता है। जिन बैलों को यह समझा जाता है कि यह जानवर, ये बैल उद्दंड हैं, उन बैलों को नियंत्रण में करने के लिए उन्हें यह नथ डाल दी जाती है। नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसके गराव खोल दिया, उसने गराव खोल दिया। उस लड़की ने बताया कि आज घर में यह योजना बन रही है कि इन बैलों के नाक में नाथ डाल दी जाए। लड़की ने उन बैलों को अपने घर में चल रहे वार्तालाप के बारे में बताया। लड़की को बैलों के ऊपर दया आई। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों वहाँ से हिले नहीं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा से मोती ने कहा, अब चलते क्यों नहीं, अब तो रस्सी भी खुल गई। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। कल इस बालिका पर आफत आएगी कि इसी ने हमें छोड़ दिया होगा। लोग इस पर शक करेंगे, लोग इस पर इल्ज़ाम लगाएंगे। हम तो निकल जाएंगे, लेकिन मुसीबत इसके सर पर टूट पड़ेगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, सब इसी पर शक करेंगे। यह हीरा मोती से कह रहा है। तभी अचानक वह बालिका चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। फूफा का मतलब झूरी काची के लिए वह कहती है। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं
ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। बालिका चिल्लाने लगी। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और वे बैल और भी तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा कि उन आदमियों से हमारा सहयोग मिल जाएगा, ये सारे आदमी साथ रहेंगे तो बैल जल्दी ही पकड़ में आएंगे। तो इन बैलों को मौका भी मिल गया। दोनों दौड़ते दौड़ते चले गए, आगे निकल गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। यहाँ तक कि वे अंधेरी रात में भागते हुए बेतहाशा चले जा रहे थे। उन्हें अपना ही रास्ता पता न रहा कि कैसे उन्हें अपने घर तक जाना है। फिर जिस परिचित मार्ग से वे आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर के सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि राह भूल गए। हीरा ने कहा मोती से, मालूम होता है कि हम रास्ता भूल गए, हम भटक गए। तुम भी बेतहाशा भागी, वहीं उसे मार गिराना था। बेतहाशा का मतलब बिना सोचे बेचारे डर के मारे भागते चले जाना। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। हीरा कहता है कि उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। वह अपना धर्म छोड़ दे, वह हमारे ऊपर अत्याचार करे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ दें, यह हमारा धर्म नहीं है। हीरा मोती को समझाता है, हम उसे क्यों मारें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर पड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। दोनों को भूख लगी हुई थी। वे एक मटर के खेत में पड़ गए और रह रह करके आहट भी लेते थे, कोई आ तो नहीं रहा है, देखते रहते थे। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे, खेलने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, उनका जैसे पेट भर गया। फिर सिंग मिलाया और एक दूसरे को ठेलने लगे, एक दूसरे से वो खेलने लगे। खेल खेल में जैसे कुश्ती लड़ने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, तब हीरा को भी क्रोध आया। संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। जबरदस्त तरीके से वह खेल जैसे लड़ाई में परिवर्तित होने लगा, युद्ध में परिवर्तित होने लगा। मोती ने देखा कि खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो वह किनारे हट गया। मोती ने देखा कि खेल खेल में बात और अधिक बढ़ जाएगी, यह खेल द्वंद्व का रूप धारण कर लेगा, तो मोती पीछे हट गया। मोती ने यहाँ पर अपनी समझ दिखाई। अरे यह क्यों, अरे यह क्या, कोई सांड लौकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। लेखक यह सब कुछ सांड का वर्णन करते हुए लिखता है। कितनी भयंकर सूरत है, सांड पूरा हाथी है, उनसे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने से भी जान के बचाव का कोई उपाय समझ में नहीं आता है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी पता नहीं, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। हीरा ने कहा कि वह अपने घमंड में फूला हुआ है, वह कोई भी मिन्नत न सुनेगा, कोई भी आरजू विनती न सुनेगा, हमारा निवेदन नहीं सुनेगा। चलो भाग चलें। बचने का मात्र यही उपाय है कि हम यहाँ से भाग चलें। मोती कहता है कि भागना कायरता है,
तो फिर यहीं मरो। हीरा कहता है तो फिर यहीं मरो, लड़ो। बंदा तो 9-2-11 होता है और जो दौड़ाए, हीरा कहता है, मोती कहता है कि बंदा तो 9-2-11 नहीं, हीरा कहता है कि बंदा 9-2-11 होता है, मैं तो भागता हूँ। हीरा कहता है कि मैं तो भागता हूँ। अब मोती कहता है यदि वो दौड़ाए तब, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। भागना कायरता है, यह मोती कहता है कि भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो, यह हीरा कहता है। बंदा 9-2-11 होता है, यह हीरा कहता है। फिर मोती कहता है और जो दौड़ाए, मोती कहता है यदि दौड़ाए तो क्या होता है, तो फिर हीरा कहता है तो फिर कोई उपाय सोचो। तो मोती कहता है उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ, मोती कहता है मैं आगे से मारूंगा, तुम पीछे से मारना। हीरा को कहता है तुम पीछे से मारना। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से पेट में सिंग घुसेड़ देना। हीरा को कहता है कि यदि वह मेरी ओर झपटे तो हीरा तुम बगल से सिंग घुसेड़ देना उसके पेट में। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा और उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर के लपटे। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा का मतलब होता है अनुभव। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, माथे से पीछे से दौड़ाया। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जो ही वह हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया, आक्रमण किया। सांड उसकी तरफ मुड़ा, सांड मोती की ओर मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। दोनों ने उसे उलझन में डाल दिया कि वह आक्रमण किधर से करे। वह हीरा की ओर झपटता तो मोती पीछे से आक्रमण करता, मोती की ओर झपटता तो हीरा पीछे से आक्रमण करता। इस प्रकार के आक्रमण से वह विचलित हो गया, घबरा गया। चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उस्ताद का मतलब होता है गुरु, युद्ध कौशल में भी उस्ताद। उन्हें वह अवसर न देते थे, वह कोई मौका ही नहीं देते थे कि वह आक्रमण कर सके, उन्हें मार सके। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला। झल्लाकर का मतलब परेशान होकर के, अंत करने के लिए चला। मोती ने बगल में से आकर के पेट में सिंग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर के पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सिंग घुसा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने एक दूर तक उसका पीछा किया। घायल होकर के भागा और दोनों मित्रों ने उसको पीछे से दौड़ा लिया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर के गिर पड़ा और वह थक करके गिर पड़ा, घायल होकर के गिर पड़ा, परास्त होकर के गिर पड़ा, हार करके धराशायी हो गया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, इसे मार ही डालूं। बच्चा को मतलब इस सांड को। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग न चलाना चाहिए। परास्त वैरी पर, जो हार गया है, जो थक गया है, जो पराजित होकर के अपनी हार को स्वीकार करके बैठ गया है, उस पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, उस पर सिंग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। मोती कहता है यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे, अब सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। मोती कहता है पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2
ही 4 ग्रास खाए थे। ग्रास का मतलब नेवाला खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर के दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा को मेड़ पर हीरा तो मेड़ पर खड़ा था, खेत के किनारे पर खड़ा था। हीरा निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, वह न भाग सका। पकड़ लिया गया, मोती पकड़ लिया गया। हीरा ने भी देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा। हीरा भी अपने मित्र को संकट में छोड़ करके भागना नहीं चाहता था। हीरा ने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए प्रातःकाल। कांजी हाउस का मतलब जेल है। यह अंग्रेजों के समय के कारागृह का, जेल का प्रतीक कांजी हाउस है। कांजी हाउस का मतलब वे जानवर जो किसी के खेत का नुकसान कर देते थे वो इस बाड़े में बंद किए जाते थे, जिसके लिए इन जानवरों के मालिक से जुर्माना वसूल किया जाता था। स्टूडेंट्स, हम इसके आगे की व्याख्या अगले वीडियो में सुनने के लिए पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।